एवरीवन, वेलकम इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पे हम वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर है हंटिंग। इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन ओल्ड एज। इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट एग्जिस्टेड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद आता है पास्टरल। ह्यूमन ऑब्टेन्ड हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, एग्जाम्पल जैसे डॉग, हॉर्स, काउ, बफेलो एक्सेट्रा। उसके बाद थोड़ा और आगे वो लोग बढ़े तो उसके बाद क्रॉप कल्चर करने लगे। बाय लिविंग नियर द रिवर बेड he had enough water for his animals and domesticated crops and started cultivation. Thus he has started to settle in a place. और आगे बढ़े तो क्या किए, ट्रेड करने लगे, व्यापार करना शुरू कर दिए। When he started producing more than his requirement, the excess was exchanged. This is the basis for trade. यानी वो जब अपने आवश्यकता से अधिक जब उत्पादन करने लगे क्रॉप्स की तो वो व्यापार करना शुरू कर दिए। उसके बाद यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं, क्या क्या इवेंट हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। ओके। एंड एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग। ये अर्लियर देन 10,000 BC। उसके बाद कल्टीवेशन क्रॉप वीट बार्ले का 7500 BC। व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, 3400 BC। ब्रॉन्ज यूज फॉर मेकिंग टूल्स 3000 BC। प्लाउग वाज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड 2900 BC में किया गया। उसके बाद 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड एंड कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस का कल्टीवेशन लगभग 2200 साल पूर्व, ईसा पूर्व किया गया। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, गन्ने की कल्टीवेशन कब शुरू किया गया, 1500 BC पहले। उसके बाद है यूज ऑफ आयरन, 1400 BC पहले। एंड यूज ऑफ आयरन फ्लॉग, ये लगभग 1000 BC पहले किया गया। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट, ये 1500 AD एनो डोमिनी उस समय किया गया। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स टू इंडिया जैसे पोटैटो, टैपियोका, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, टोबैको, रबर एंड अमेरिकन कॉटन, ये लगभग 1600 AD बात किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड। इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक वाज स्टार्टेड बाय फ्रांसिस बैकन। जो एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक था वो फ्रांसिस बैकन द्वारा स्टार्ट किया गया था। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड दैट द वाटर इज द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि वाटर जो है प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है प्लांट के लिए। इफ़ द सेम क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर मेनी टाइम्स फर्टिलिटी इज लॉस्ट। अगर सेम फील्ड पे अगर सेम क्रॉप को अगर हम बार बार ग्रोन करते हैं तो वहाँ की फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, जिससे कि क्रॉप वहाँ पे अच्छे तरह से नहीं हो पाता, यील्ड अच्छा नहीं हो पाता है, यील्ड घटने लगता है। JVV हेलमोंट, जिनका फुल नेम है जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट, इन्होंने पॉट एक्सपेरिमेंट को किया था जिसको कि विलो ट्री एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है थियोडोर डी सॉसर, गेव द प्रिंसिपल थीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का इन्होंने प्रिंसिपल थीम दिया था डी सॉसर ने। उसके बाद लेवी की जो जर्मन साइंटिस्ट एंड कंसीडर्ड एज फादर ऑफ, आप देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, फर्टिलाइजर, फादर ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, इनको फादर ऑफ फर्टिलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्रोनोलॉजिकल इवेंट इन साइंटिफिक एग्रीकल्चर। फ्रांसिस बैकन, इन्होंने वाटर एज न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट बताया था इनके, इसके बारे में। GR ग्रैम्बर,
इन्होंने साल्टपीटर KNO3 को साल्टपीटर बोलते हैं एज न्यूट्रिएंट, इसको बताया था इसके बारे में। उसके बाद जेट्रोट्यूल फाइन सॉइल पार्टिकल एज प्लांट न्यूट्रिएंट। उसके बाद प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था। फ्रांसिस होम वाटर एयर साल्ट फायर एंड ऑयल के बारे में बताया था। ये कब बताया था इन्होंने? 1775 AD। उसके बाद देखिए थॉमस जेफरसन, इन्होंने 1793 AD में क्या किया था बताया था। उस समय डेवलप मोल्ड फ्लाउग, उस समय डेवलप किया था MB फ्लाउग को। उसके बाद देखिए यहाँ पे थियोडोर डी साउसर फाउंड दैट प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर एंड रिलीज O2 सॉइल सप्लाई नाइट्रोजन। जस्टिस JV लेविक, इन्होंने क्या किया था? जस्टिस वान लेविक लॉ ऑफ मिनिमम को दिया था। इसके बाद देख लेते हैं एडवांसेज इन एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी। क्या क्या एडवांसमेंट हुआ? एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन वाज स्टार्टेड इन रोदामस्टेड in England on 1843. In US, land grant college was started in 19th century. 1857 मैकिगन स्टेट यूनिवर्सिटी MSU इसको बोला जाता है, 1957 में ये ओपन हुआ था। उसके बाद ग्रेगर मेंडल डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। चार्ल्स डार्विन 1876 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे। थॉमस माल्थस 1898 में प्रपोज माल्थुसियन थ्योरी को दिए थे इन्होंने। उसके बाद ब्लैकमैन 1905 में थ्योरी ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन 1905 में ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर्स पर थ्योरी दिए थे। उसके बाद मिस्चेलिस 1909 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड विलकॉक्स 1929 में प्रपोज इन्वर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या क्या साइंटिफिक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, किस ईयर में हुआ, उसको देख लेते हैं। 1880 में 1880 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश्ड, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1903 में इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARE वाज स्टार्टेड एट पूसा बिहार। ठीक है, 1903 में ये हुआ था। आपको बता दें 1934 में क्या हुआ था? पूसा बिहार में समस्तीपुर में वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो फिर इसको 1936 में न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद है 1912 शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर। 1929 Imperial Council of Agriculture Research at New Delhi, then ICAR after independence become ICAR, Indian Council of Agriculture Research। ठीक है, 1962 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड एट पंतनगर, जिसको कि GV पंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, आपको जानकर आश्चर्य होगा। इसका जो एरिया है लगभग 12,661 एकड़ में है। ठीक है, यानी इसको किलोमीटर में करेंगे तो लगभग ये 51 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। ये क्या करता है? GV पंत के रौनक और बढ़ा देता है। और इसके बाद देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, हरित क्रांति कब आई थी? 1965-1967 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियो मतलब होता है नया, लिथिक मतलब पाषाण युग। ठीक है, पीरियड। तो यहाँ पे देखिए यानी नव पाषाण युग यहाँ पे हम बात करते हैं। ये क्या होता है? द नियोलिथिक पीरियड इज पार्ट ऑफ लेट स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज जो है उसके, पाषाण युग जो है उसके बाद का एज है ये।
During the Neolithic period, people used a stone, domesticated plants and animals and lives in villages. ठीक है, स्टोन का यूज करते थे, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको चलन में लाए, मतलब एनिमल्स को, प्लांट को, और फिर वो गांव में रहा करते थे। रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कब किसको चलन में लाया गया, जैसे सीप देखिए यहाँ पे 9000 BC पहले नॉर्थ ईरान में प्रचलन में लाया गया, उसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए यूज किया गया। फिर कैटल को 6 मिलेनियम BC में नॉर्थ ईस्ट ईरान में यूज किया गया। गोट को लगभग 8000 BC पूर्व ईरान में यूज किया गया। पीग जो है उसको 8000 BC पूर्व थाईलैंड में और 7000 BC पूर्व ग्रीस में यूज किया गया। हॉर्स को लगभग 4350 BC पहले यूक्रेन में डोमेस्टिकेशन में लाया गया। उसके बाद लम्मा एंड अल्पाका 3rd मिलेनियम में एंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में इसको लाया गया। उसके बाद यहाँ बात करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कौन से क्रॉप को कब लाया गया। व्हीट एंड बार्ली 8 मिलेनियम BC मिडल ईस्ट। मिलेट एंड राइस 5500 BC चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में डोमेस्टिकेशन में लाया गया। उसके बाद है स्क्वैश 8000 BC पूर्व मैक्सिको में। एंड लेग्यूम वो 6000 BC पूर्व थेसली एंड मैकेडोनिया में इसको डोमेस्टिकेशन के लिए यूज किया गया। उसके बाद है फ्लैक्स फॉर टेक्सटाइल्स इन अर्ली न्योलिथिक पीरियड। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू डिपेंडेंस ऑन फूड गैदरिंग वाज ग्रेजुअल हैज नॉट बीन accomplished वर्ल्ड वाइड। उसके बाद नियोलिथिक फार्मर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे रहते थे, क्या करते थे। लाइफ्स इन केव्स, गुफा में रहते थे। सन बैंक मड हाउसेज यानी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, कच्चे मकान में। ऑफ रीड और वुडन हाउसेज, लकड़ी के मकान में। हाउस्ड ग्रुप इनटू स्मॉल विलेजेज विथ सराउंडिंग फील्ड्स। ग्रोथ ऑफ सिटीज सच एज जेरिको जो कि 9000 BC पूर्व वो वाज स्टिमुलेटेड बाय प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस क्रॉप। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके। आपकी एक शेयर न जाने हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।